और जहाँ से हमने उसको ब्रेक किया था वहाँ से हम लोग आज चालू करते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब होता है? एक कहानी होती है, उसको ही बताते हैं। कहीं ना कहीं जो कोई भी हम काम करते हैं, जैसे वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो वो कैप्चर करके और उसको हम बता रहे हैं, तो उस स्टोरी को हम टेल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बाद में उस चीज को अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे, अच्छे से हम नहीं बताएंगे, तो कोई देख पाएगा उसको। ठीक है, तो हम जो काम करते हैं वो स्टोरी टेलिंग का काम भी होता है। ठीक है, तो उसमें हम उस स्टोरी को कितने अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, कितने अच्छे से उसको देख पाते हैं हम लोग, है ना, और कैसे उस कहानी को हम बयां करते हैं, उसके लिए ये जितने भी पॉइंट्स है बहुत उपयोगी है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, जब कोई कहानी, स्टोरी टेलिंग, है ना, जब कोई कहानी आप शूट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं बीच में आपको एक कम्युनिकेशन स्किल का होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस जगह पे जिन लोगों का शूट कर रहे होते हैं, वो अपना जो भी काम है, फंक्शंस है वो वगैरह कर रहे हैं, हमको उसको शूट करना है, तो हम कैसे शूट करेंगे, उनको प्रॉपर मैनेज करना है, कैसे उनको सेट करना है, फ्रेम बनाना है, उनको थीम वाइज हमको स्टोरी जो हम कैप्चर करने वाले हैं किस टाइप से उनको करना है। जैसे कि हम हल्दी शूट करते हैं, हल्दी सेरेमनी होती है, तो भैया वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम कर लेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। उनको बात करके और समझाना, हमारी बातों को वो समझ पाए हम क्या चाह रहे हैं। तो वो कैसे समझेंगे? जब आपको समझाने की कला आएगी। ठीक है, तो वो हमें होना जरूरी है। उसके लिए बात करने का, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने का जो स्किल है वो हमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। ठीक है, और हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे समझ पाए, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। मार्केटिंग, जब स्टोरी हमने कैप्चर करी, मतलब हमने कोई शूट किया वीडियो, अब नेक्स्ट क्लाइंट आया, अब आपने मार्केटिंग नहीं की उसकी, वो नहीं बताओगे तो उसको कैसे पता चलेगा आपने क्या किया था पिछले काम में? तो वो बताना जरूरी है। तो इस पॉइंट पे भी बहुत जरूरी है अपनों को ध्यान देना कि हम कोई भी चीज को शूट करते हैं, कोई वेडिंग, प्री वेडिंग या कोई इवेंट या कुछ भी शूट करते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से कैप्चर तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके इमोशन हमने कैप्चर किए हैं, बाकी उसको मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग का पॉइंट आगे आएगा कि मार्केटिंग कैसे कैसे की जा सकती है और क्यों करना जरूरी है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। एक्सपीरियंस के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, है ना, तो वो भी बहुत काम का है। अगर आप शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझा था कल, कोई डाउट शायद होगा नहीं। हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट क्या होता है? आप जो भी चीज शूट कर रहे हैं, है ना, उसको कैसे मैनेज करना है। अच्छा कंटेंट बनाना है अपने को, अपने वीडियो को बहुत अच्छे से बनाया तो उसको अच्छा कंटेंट कहेंगे अपन। ठीक है, तो उस कंटेंट को हमने कैसे अच्छे से अच्छे शूट करना है, वन बाय वन स्टेप से हमको पूरी स्टोरी को अलग अलग जगह से उठा करके और एक पूरी कहानी को बनाना है। तो वो क्या बनेगा? हमारा कंटेंट बनेगा। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी हमारे पास बहुत जरूरी होना। क्रिएटिविटी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई चीज हम कर रहे हैं और एक जैसा करते जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। जो पिछले काम में हमने किया था इस बार भी वही शूट करें, तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना जरूरी है। कुछ नया देंगे तो हमें भी अपने आप में एक स्किल डेवलप होगी, कुछ नया करने की चाह से हम कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे और उससे हमारे क्लाइंट्स भी प्रभावित होंगे, है ना। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। शेयर करना, तो यहाँ पे हमने देख लिया था मार्केटिंग में शेयर करना आता है। ठीक है, किसी भी चीज को, स्टोरी को हमने शेयर करना बहुत जरूरी है। किसी भी हम कोई काम करते हैं तो एक दूसरे को बताना बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री, ये क्या होता है? बीता हुआ कल, पिछली चीजें। ठीक है, हम जो शूट करते हैं वो हमारे पास कैप्चर कर लिया हमने, है ना। अब वो चीज उनके पास नहीं है
जो क्लाइंट है हमारा, जो हमने इवेंट शूट किया है, कोई वेडिंग शूट किया है, तो वो हमारे पास डेटा है, पर उनको नहीं पता है वो जब हुआ था तब देखा था उनने, उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो चीजें जो है यादगार चीजें हैं, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको हम कैसे उनको दिखाएं। ठीक है, तो पूरा अपना जो है शूट जो भी करते हैं अपन, वेडिंग है, इवेंट है, उसको इस तरीके से हमको मैनेज करने का अनुभव होना चाहिए और कोशिश पूरी ये करें कि जैसा वहां पे होता है उसको अच्छे से अच्छे कैप्चर करके और अच्छे से अच्छे ऐसा बना करके दिखाएं कि हमारा कोई भी क्लाइंट है उसको अच्छा लगे आपका काम। नेक्स्ट वो क्या करेगा, आपको अगली जगह रेफर करेगा, आपका नाम बताएगा, भैया इनका काम बहुत अच्छा है और आप इनसे काम करवाएं। और ये सारी चीजें इसमें स्टोरी टेलिंग में आती है और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए। आप अपनी फील्ड में ग्रो कैसे करें, ये पॉइंट बनता है। तो हम जो भी काम करते हैं, फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, अदर किसी बिजनेस में हैं, तो ग्रो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं कल भी वही करेंगे, परसों भी वही करेंगे, तो हम उस एक लेवल पे सेट हो जाएंगे। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, देखो अगर हम फोटोग्राफर हैं तो अपनी मार्केटिंग कैसे करें। बाकी सारे जो बिजनेस होते हैं उसमें सब में अलग अलग तरह की मार्केटिंग होती है और अलग अलग समय में अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं अपने आप को मार्केट में बताने के लिए, अपने काम को मार्केट में बताने के लिए। पर अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसका ध्यान रखो हम, कि यार अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है और हमारा कंटेंट किस टाइप का है, किस टाइप की जनता को जाना चाहिए, वो सारी चीजें, हम किस कैटेगरी का काम करते हैं, हमें क्लाइंट किस कैटेगरी के चाहिए, इन चीजों का ध्यान रख करके और हम अपना मार्केटिंग का जो प्लान है वो करते हैं। और सबसे जरूरी चीज है यही है, मैंने कल बताया था आपको, मार्केटिंग। क्योंकि किसी भी धंधे को आप करने के लिए सारी चीजें प्लान कर लोगे, इन्वेस्टमेंट कर लोगे, सारी चीजें आपने कर ली, अब आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, और क्लाइंट नहीं आएगा तो आपका जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा। ऑब्वियसली बहुत रेयर कंडीशन में चलेगा और बहुत कम क्लाइंट्स आएंगे, और आप अपनी एफर्ट्स लगाते रहेंगे, नई नई चीजें करते रहेंगे, तो लोगों की नजर में बने रहेंगे, तो काम आपका आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो जैसे अपन सब बिगनर्स हैं, तो शुरुआत में अपना ब्रांड सेट करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए अपन कैसे काम कर सकते हैं, वो चीज पे हम देखेंगे। भैया कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे होते होंगे, कोई रैली निकल रही है, कोई भजन संध्या है, कोई आर्टिस्ट आया भजन वाला जो अच्छे से कर रहा है ना, जैसे गरबे होते हैं अपने आसपास, है ना, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं। तो भैया वहां देखो वो फंक्शंस कोई संस्थाएं कराती है, ठीक है, कोई लोग मिलके कराते हैं, चंदा इकट्ठा करके, और ये ऐसे काम होते हैं। तो वहां पे आपको अप्रोच नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है, आपको बुलाएंगे नहीं कि भैया हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है तो आप आना, और ठीक है एक बार बोल भी देंगे तो वो पैसा शायद देंगे आपको, और आप जितना चाहोगे आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। आप पैसे की उम्मीद मत करो वहां से। आपको क्या करना है कि वहां पे आपको खुद को जाना, आपका कैमरा है, आप फ्री हो उस टाइम में, तो आप क्या करेंगे, वहां जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग शूट करेंगे। आपको कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि आपने वहां कोई चार्ज नहीं किया, तो आपको उनके हिसाब से काम नहीं करना, अपने हिसाब से। तो क्या निकालना है, अपने को दिमाग लगाना है कि भैया हम इस कार्यक्रम में से क्या क्या अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या है कि बहुत सारे लोग आए होते हैं, ठीक है, और एक धार्मिक प्रोग्राम में क्या होता है कि लोग जितने भी आए हैं उनकी भावुकता झलकती है वहां पे, जो प्रोग्राम चल रहा है वहां का इमोशंस होते हैं, भक्ति होती है, वो इमोशंस आपने अपने अकॉर्डिंग कैप्चर करके और उसे उसी जनता में लॉन्च करना अपने को। नेक्स्ट डे हम एडिट करके उसको या करवा करके, और वहां पे अगर अपन देंगे तो उनको जो चीजें वो खुद को देख रहे हैं वहां पे, जो चीजें उनको दिख रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं आपका लोगो लगा वहां पे, तो वो देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे, भैया किसने शूट करा, उनके माइंड में जज गया है, बैठ गया है कि यार आप अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उनके पास कोई भी काम आता है, उनके घर में कोई भी काम आता है, एक छोटा सा बर्थडे पार्टी भी होती है, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक बार आपको याद करेंगे कि यार वो भाई जो है वो भी अच्छा काम करता है, एक बार पूछते हैं, तो आपके पास कॉल आने के चांसेस बढ़ेंगे। बराबर, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ये चीजें जो हैं ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आपके पास 2 दिन का समय होता है, और उस 2 दिन में आपके पास शूट करने का काम इतना होता है कि आप इन चीजों पे बाद में ध्यान नहीं दे पाएंगे। वही है कि जो फर्स्ट डे आप 2 घंटे पहले अगर वहां पहुंच जाते हैं तो सारी चीजें आप मैनेज कर लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं। सबको पता होना चाहिए कि ये फोटोग्राफर है, कोई भी शूट करवाना चाहेगा तो आपके पास आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में तो आपके पास आएंगे लोग। ठीक है,
तो ये जरूरी है वहां की फैमिली मेंबर्स को पहचानना, उनसे बातचीत करना, और आपकी टीम को आपको एक चीज का और ध्यान वहां रखना है, अपना ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, किस टाइप से हम वहां पे गए हैं, वही आपकी वैल्यू होगी। आप ही अपनी वैल्यू क्रिएट करवाएंगे वहां पे जाकर के, है ना। आप ऐसे ही चले गए, कुछ तो भी दिख रहे हैं ना, तो आपके वहां पे नजरिया जो है उनका, वो जो देखेगा ना वैसे ही आपको समझेगा, बराबर। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कुछ तो भी पहन के और काम कर रहे हैं, चप्पल पहन के काम कर रहे हैं, बाल किधर ही जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज से क्या होगा, वो नानी करेंगे, आपको भगाएंगे थोड़ी। पर वहां पे आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे आपसे बातचीत करनी है, आपको सम्मान किस टाइप का देना है, वो आप ही डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप इस टाइप से गए हैं और उनसे इस टाइप से बात कर रहे हैं और एकदम, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे, आपको समझाएंगे चीजों को, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अपना एक कैमरा लिया हाथ में और अपन यूं करके और बिल्कुल मुंह बना करके और फोया फोटो यूं करके ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे अगले को ऐसा लगेगा कि यार इसका मन ही नहीं है मेरा फोटो क्लिक करने का। और आप अगर ऐसे रहेंगे, हाँ सर, यस, ओके, 2 फोटो और क्लिक करवाएगा, आपसे बॉन्डिंग भी अच्छी। वो ये भी बोल के जाता है बहुत सारे लोग, भैया मेरे घर में शादी आने वाली है, मेरे रिश्तेदारी में शादी आने वाली है, कुछ काम रहेगा तो आपको ही बुलाऊंगा, ऐसे। तो आपको कितने लोग मिल रहे हैं मार्केटिंग के लिए, एक शादी में कितने, 500, 1000, 1200, 1500, इतने इतने लोग आते हैं। क्या उनके घर में शादियां नहीं होती होगी क्या, है ना, वो तो एक शादी में आए हैं। तो आप वहीं थोड़ा सा ऐसा माहौल बना दो कि वो जो 1200, 1000, 1200 लोग हैं, वो आपको देख करके और बिल्कुल फ्लैट हो जाए कि नहीं यार क्या फोटोग्राफर है, क्या इनका बिहेवियर है, क्या इनका काम करने का तरीका है, क्या एक्टिवनेस है, क्या क्रिएटिविटी है, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं यार, कोई ना नहीं करता है, सब अच्छे से बात करते हैं, कोई आलस नहीं खाता है, ये चीजें सबको अच्छा नॉलेज है, सबकी बॉन्डिंग अच्छी है, बात भी अच्छे से करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, वो अपनी फैमिली में बुला रहे हैं, जिस फैमिली में इतने लोग हैं, और इस माहौल में आप पूरे पूरे इस तरीके से इन्वॉल्व होते हो कि आपको कहीं जाने आने से रोक टोक नहीं होती, क्योंकि आप फोटोग्राफर हो। तो उनको वैसा बिलीव भी दिलाना पड़ेगा, और इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि यार हम क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। आपकी एक्टिविटी, आपका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, ये सारी चीजें आपका नॉलेज बताती है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना एक्सपीरियंस हो, कि आप कितने समय से काम कर रहे होंगे, इस लेवल के आप हो, तो आपको सारी चीजों का बराबर नॉलेज है। तो वो क्लाइंट आपको आगे फिर अप्रोच करेगा, और वहां पे जितने लोग आए ना, उसमें से बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि भैया पिछली बार जो फोटोग्राफर आए थे मेरे घर पे जो शादी थी, उसमें ऐसे लोग नहीं थे यार, अब यही चाहिए मेरे को, बराबर। तो आपको काम मिलने के वहां से बहुत चांसेस बढ़ेंगे। ज्यादा लाइट वाली पिक्चर्स हमें क्लिक नहीं करनी, हल्की अंडर एक्सपोज होगी तो चल जाएगी, लेकिन ओवर एक्सपोज पिक्चर कभी नहीं चलेगी, वो किसी काम की नहीं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। गलती से अगर लाइट ज्यादा आ गई फोटो में तो ये मत सोचना कि नहीं एडिटिंग में देख लें, कुछ नहीं हो सकता है, ये दिमाग से निकाल देना। अपन सोचते ना चलो एक फोटो हो गई क्लिक, कोई जल्दबाजी में कोई बात नहीं, एडिटिंग में देखेंगे, नहीं, कुछ नहीं हो सकता उस पिक्चर्स का। जिसमें अगर लाइट ज्यादा आ गई ना, उसमें एडिटिंग में कुछ भी नहीं हो सकता है। 19-20 आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी चीज कि एक्सपोजर को अपन समझे कैसे, कैसे पता चले कि हमें तो आंखों से अच्छा लग रहा है एक बार देखने में, लेकिन इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी, हिस्टोग्राम, कल समझाया था ना हिस्टोग्राम को। वो क्या करता है, हमारा एक्सपोजर को गाइड करता है। एक्सपोजर को कौन गाइड करता है, हिस्टोग्राम करता है। बताया था ना कि आइकॉन होता है जो कैमरे के साइड डिस्प्ले में साइड में होता है, कहीं भी हो सकता है कैमरे में, कभी किसी में नीचे होता है, किसी में लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, कहीं भी हो सकता है। तो इस हिस्टोग्राम में अपन क्या करते हैं, हमारे वो क्या करता है, हमारे एक्सपोजर को गाइड करता है। मैंने इसकी वेव फॉर्म दिखाई थी ना कि अगर वो लेफ्ट साइड में हुई तो पिक्चर कैसी होगी, अंडर एक्सपोज। वो खुद बोलेगा भैया आपकी पिक्चर्स में लाइट कम है, मतलब लाइट बढ़ाओ। अगर बढ़ाते बढ़ाते ज्यादा चलेगी, मतलब उसका डायग्राम किधर चला गया, ग्राफ राइट की तरफ ज्यादा चला गया, तो कैसी हुई पिक्चर, ओवर एक्सपोज हो गई, मतलब लाइट बहुत ज्यादा हो गई। तो हमें उसको किसको कहाँ रखना है, बीच में रखना है। बीच में अगर रहेगी तो हमारी इमेज प्रॉपर एक्सपोज में रहेगी, उसका एक्सपोजर प्रॉपर रहेगा, लाइट उसकी प्रॉपर रहेगी। यहां तक सब क्लियर है। अब मैंने बात कही थी कि आज अपन बात करेंगे वीडियो पे। कल फोटो का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया था, कि कोई डाउट है? देखो कैसे लेना, कैसी चॉइस होना, लाइट कलर क्या सेट करना, ये सब बता दिए थे मैंने। और ये भी बता दिया था कि कैमरा परचेस करना हो तो सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है कि हम किस पर्पज से खरीद रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कैमरा खरीदने का।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस ब्रांड का ये कैमरा खरीद लो। मैंने बोला क्या कि ये कैमरा खरीदो, मैंने किसी ब्रांड को प्रमोट किया नहीं किया। क्यों? मुझे क्या कर लेना देना, चॉइस हमारी है कि हमें कौन सा कैमरा खरीदना। वो कैसे पता चलेगा? हम खुद से पूछेंगे कि हमें क्या करना है, हम किस लिए कैमरा खरीदना चाह रहे हैं, किस टाइप की फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, किस टाइप की वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं, या फोटो वीडियोग्राफी दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं। तो वो समझना होगा कि हम फिर उसके हिसाब से कैमरा हर टाइप के लिए, मतलब हर फील्ड के लिए कैमरे बने हुए हैं। अपनी फील्ड में जिस टाइप का आप काम करना चाहते हो, हर चीज के लिए कैमरे बने हुए हैं। आई बात समझ में? तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें काम क्या करना है, उसके हिसाब से। या फिर कौन से ब्रांड में जाना चाहते हो, सोनी, निकॉन, कैनन, फिजी, कहाँ किस में शिफ्ट होना चाहते हो, वो किससे आपको ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा फीचर्स है, किसमें ज्यादा एडवांटेज है। आई बात समझिए? फिर अपने को डिसाइड करके फिर कैमरा परचेस करना है। ठीक है, डायरेक्ट पैसा आ गया तो परचेस ही नहीं कर लेना है। आई बात समझ में? पहले पूरा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब वीडियोग्राफी में कौन कौन इंटरेस्ट है? सिनेमेटोग्राफी में हाथ खड़े करा। सिनेमेटोग्राफी में कौन कौन इंटरेस्ट है? प्रॉपर अपने आप को अपडेट करना है। ट्रेडिशनल वीडियो बहुत कर लिया है ना, बहुत से 2-2 4-4 घंटे की वीडियो दे दी। अब क्या करना है? हमें शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करना है। क्या करना है? रील्स का जमाना है। क्या का? रील्स का। हाँ, वो एक जो फुल लेंथ वाली वीडियो होती है 2 घंटे 4 घंटे की, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। लेकिन अभी ट्रेंड किसका चल रहा है? रील्स का, शॉर्ट्स वीडियो का, हाईलाइट्स का, रील्स का। हर पार्टी, हर क्लाइंट, ठीक है, हर पार्टी, हर क्लाइंट उस चीज को मांगते हैं हमसे, बोलते हैं ना कि भैया रील्स बनाओ, रील्स बनाओ। तो अब उसकी रील्स ऐसे ही नहीं बनती। हम जो देखते हैं ना प्रोफेशनल इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना, तो एक ऐसे ही नहीं बनती वो। उसके पीछे क्या लगा होता है? हमारा माइंड। क्या काम करता है उसके पीछे? हमारा माइंड। अच्छा, कैमरा है, इस कैमरे का मेन सेंसर कहाँ है? इस कैमरे का मेन सेंसर कोई बता सकता है कहाँ है? इस कैमरे में नहीं है, इस कैमरे के पीछे। कहाँ है इसका मेन सेंसर? इस कैमरे के पीछे, यहां। पूरा कैमरा कौन मैनेज कर रहा है? ऑटोमेटिक। मैंने बोले फोटो क्लिक करेगा, चल एक्सपोजर मैनेज करेगा। मैंने फोटो क्लिक करो, करी नहीं करी, कौन करेगा? कैमरा इज ओनली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? सिर्फ एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इमेज क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बना है। लेकिन बनाना कैसे है, इमेज कैसे कैप्चर करनी है, वो कहाँ से आएगा? यहाँ से। वो टैलेंट कहाँ है? यहाँ है। उस टैलेंट को हम इसके जरिए दिखा सकते हैं, लेकिन असली टैलेंट कहाँ है? हमें। तो अपडेट किसे होना है? हमें, ना कि कैमरे को। कैमरे को कब अपडेट करना है? जब जितना हम अपडेट हो गए। अब जितना अपडेट हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा माइंड जितना अपडेट हो गया, उसके बाद हमें कैमरा अपडेट करना है कि भाई जितना नॉलेज हमें है, जिससे हम अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट हम इस कैमरे से नहीं दे पा रहे। फिर क्या करना है? फिर कैमरा अपडेट करना है। आई बात समझ में? कोई भी कैमरा खरीदने से पहले अपने एक्सेसरीज को, अपने गैजेट्स को अपडेट करने से पहले सोचे क्या मैं खुद अपडेट हूँ। खुद से पूछे क्या मैं खुद अपडेट हूँ? जो इतना महंगा, ऐसा नहीं कि भैया ने अच्छा महंगा कैमरा खरीद लिया और बहुत फोटो देखे मैंने बहुत अच्छा आते हैं उसमें, तो यार तो मैंने भी वही कैमरा खरीद लिया। लेकिन पहले ये तो पूछो कि ऐसी इमेज आप क्लिक कर सकते हैं क्या? ऐसी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तभी वहां जाए। पहले खुद को देखे, खुद से पूछे। आई बात समझ में? उसके बाद अपडेट करें। इसके लिए सबसे पहले किसको अपडेट करना है? खुद को अपडेट करना है। अब भाई अपन बात कहाँ कर रहे थे? सिनेमेटोग्राफी पे, है ना? ठीक है, वीडियोग्राफी सबको पता है नॉर्मल, ताकि वीडियोग्राफी से एक और बना है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी होता क्या है? सबसे पहले ये समझेंगे अपन। किसी को पता है? सब रील्स वगैरह सबको नाम तो सबने सुना है ना, सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी सबने नाम सुना है। एक्चुअली सिनेमेटोग्राफी मीन्स होता क्या है? कोई कैसा भी जवाब, जितना जो जानते हो बता सकता है। जिसको जितना नॉलेज है सिनेमेटोग्राफी के बारे में उतना बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना मुझे मैं बताऊंगा ऐसे, जिससे जी पिक्चर्स कुछ समझा नहीं। पिक्चर्स मतलब जी ठीक है। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है एक वीडियोग्राफी, लेकिन एक ऐसी वीडियो फुटेज, कैसी वीडियो फुटेज जिसमें क्या क्या चीजें लगी हो? इमोशन, मोशन,
क्रिएटिविटी, ये सब मिला के क्या बनती है? सिनेमेटोग्राफी बनती है। उसमें इस एक वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? मोशंस, इमोशंस और क्रिएटिविटी। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? सिनेमेटोग्राफी बनती है। अब भैया इमोशंस मीन्स, इमोशन मीन्स क्या होता है? कोई रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है। एक शादी में, कहीं भी इवेंट में जाओ, हर तरह के इमोशंस मिलेंगे आपको, खुशी वाले, गाने वाले, गुस्से वाले, रोने वाले, सारे इमोशंस मिलेंगे। तो उस इमोशंस को अपने कैमरे के मोशन के जरिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कैप्चर करना सिनेमेटोग्राफी कहलाती है। ये मेरी नजर में, सबकी नजर के अलग अलग है, मैंने जाना है। मैं ये चीज अपने माइंड में रखकर वीडियो शूट करता हूँ, फुटेज निकालता हूँ। ये चीज ध्यान रखकर, क्या चीज ध्यान रखकर? इमोशंस को मोशन के जरिए क्रिएटिविटी के साथ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? सिनेमेटोग्राफी कहलाता है। कलर से होना चाहिए, कंपोजिशन परफेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें परफेक्ट होगी तभी हर चीज परफेक्ट दिखेगी। मतलब ये इमोशन है भैया, या बैठे बैठे किसी से फोन पे बात कर हंस रहे, मैंने दूर से एक शॉट बनाया इनको जूम करके, इनको नहीं पता है, इनको नहीं पता है, लेकिन मैंने दूर से इनका एक शॉट बनाया है, अच्छा से कैप्चर करा, लेकिन उसमें लाइट नहीं, काले काले दिख रहे, वो शॉट किसी काम का? इमोशन है उसमें, इमोशन है, मोशन है, क्रिएटिविटी। मेरी क्रिएटिविटी क्या है कि मैंने इनको पता भी नहीं चलने दिया और अलग एंगल से इनका एक वो शूट कर लिया, लेकिन वो काला आ गया तो किसी काम का है? तो भैया देखेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, दिखाने से मतलब नहीं। तो बात वहीं आ जाती वापस, कहाँ पे? लाइट पे और कलर पर। वो चीज, दोनों चीज बहुत जरूरी, हर चीज में, फोटो हो या वीडियो हो, ठीक है। अगर मैं वही चीज प्रॉपर एक्सपोज दूंगा, इनको चीज वही शूट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, प्रॉपर लाइट होगी, प्रॉपर कलर होगा और फुटेज फिर वो मैं देखूंगा, तो कितनी प्यारी लगेगी। समझ में आया यहाँ से लाइट और कलर का खेल? समझ में आया ना कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है दोनों चीजें? इन दोनों चीजों को कभी अवॉइड नहीं करना है। आई बात समझ? अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हो, आपको लाइट और कलर का नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? ये दोनों चीजें सीखना है। आई बात समझ में? दोनों चीजें सीखना है, सीखना जरूरी है। सबसे मेन चीज, सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। हम सीखेंगे तब हमारे साथ वालों को सिखाएंगे ना। मान लो कि ठीक है, अब मैं सिखा हुआ हूँ, अगर मुझे, मतलब मैं सिखा हुआ नहीं होता, मुझे इतना नॉलेज नहीं होता, तो क्या मेरी टीम वालों को इतना नॉलेज होता? तो सब काम, सारी फोटो कैसी आती? काली पीली, लाल पीली, नीली, है ना, अंधेरे वाली, ज्यादा लाइट वाली, सारी मेरे ऐसे आती, ऐसे आती ना। अगर मुझे नहीं आता, मैं अपने साथ वालों को नहीं सिखाता, तो ये बात बनती। तो पहले क्या करा हमने? सीखा, फिर उनको सिखाया, तो सभी का रिजल्ट कैसा आता है? सेम आता है। अच्छी लाइट आती है सारे फोटोज में, अच्छी लाइट होती है, कलर्स भी अच्छे होते हैं, हमें पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 19-20 थोड़ा बहुत रीटच किया और हमारी इमेज क्लियर पोस्ट करो डायरेक्ट, या फिर क्लाइंट को डिलीवर करो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। जब हम डाटा शूट करके आते हैं ना, और किसी वेडिंग में 1000, 2000, 3000 फोटोज क्लिक हो जाते हैं, नॉर्मल बात है, 3000, 4000 फोटो क्लिक होना नॉर्मल बात है। जब हम पार्टी को डाटा डिलीवर करते हैं ना, सोचते नहीं, हमें इमेज देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो चलो एक बार देख ले यार, तो खराब फोटो, लाल पीला काला लेना तो नहीं, क्यों नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। पार्टी जैसे आती है तो बस हमको डाटा को डिलीवर कर देते, बिना देखे डिलीवर कर देते, क्योंकि हमें हमारे नॉलेज पे ट्रस्ट है, हमें खुद पर भरोसा है। क्योंकि जब मैंने इमेज क्लिक कर दी, तब मैंने कैमरे में देख के क्लिक कर दी, तब लाइट और एक्सपोजर, कलर सब हमारे बराबर थे, बाद में कम ज्यादा नहीं होता है, जो खींचा वही होगा ना। तो हमने उसको डायरेक्ट डिलीवर कर दी, पार्टी ने देखा, खुश हुई, डायरेक्ट, उसने भी कुछ नहीं करा, डायरेक्ट पोस्ट करी, फोटो उसके पास पहुंची, क्लाइंट ने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर एक्सपोज वाली फोटो मिल गई, कलर वाइट मिले, सब परफेक्ट था उनके लिए, तो सब बराबर था, तो कोई दिक्कत ही नहीं उनको, तो डाल दी पोस्ट। आई बात समझ में? अब चलते हैं अपन सिनेमेटोग्राफी की तरफ। आई बात समझ में? अब सिनेमेटोग्राफी बता दिया मैंने होता क्या है, जब बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब उसको शूट करना होता है, शूट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है? आपके पास क्या क्या गैजेट्स होना चाहिए, कौन से कैमरे होने चाहिए, किस टाइप के कैमरे होने चाहिए, कौन कौन से लेंसेज होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपका कैमरे का गाइड नॉलेज होना चाहिए, सबसे मेन चीज, कैमरे का नॉलेज होना चाहिए, लेंसेज का नॉलेज होना चाहिए। आए बात समझ में? कैमरे का होना चाहिए, लेंसेज का होना चाहिए, एक्सपोजर, लाइट, कलर, सब का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप एक परफेक्ट सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। कंपोजिशन, फ्रेमिंग, ये सब आपको आनी चाहिए। जैसे मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो यहाँ मेरा कोई सब्जेक्ट खड़ा है,
तो इस लोकेशन और सब्जेक्ट को देखते ही मेरे माइंड में क्रिएटिविटी आ जानी चाहिए कि इस फ्रेम को मैं कैसे कंपोज करूंगा, कहाँ से इसका मुझे शॉट लेना है तो अच्छा लगेगा, किस जगह में अपने अपने क्लाइंट को, अपने सब्जेक्ट को खड़ा रखूंगा, किस जगह से मैं लाइट दूंगा, क्या कंपोजिशन बनाऊंगा, मैं कहाँ खड़ा रहूंगा, इस लोकेशन को देखते ही मेरे माइंड में आ जाना चाहिए। जब हम जाते हैं ना इवेंट वेडिंग में, अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? लोकेशन। क्या देखते हैं? सबसे पहले ब्राइड ग्रूम से बाद में मिलते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? हम भी ये देखते हैं लोकेशन, कि हम कहाँ उनका अच्छा शूट कर सकते हैं। वो तुरंत देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ भी नहीं। हम सब्जेक्ट को ऐसे खड़ा नहीं करते कि यहाँ कर दिया, यहाँ अच्छा नहीं आ रहा, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें उस चीज का प्रॉपर नॉलेज है, तो हम बैकग्राउंड देखा, लोकेशन देखी, लोकेशन देखो, तुम्हारा तुरंत दिमाग माइंड आ गया कि सब्जेक्ट को मैं यहाँ खड़ा करूंगा, मतलब जो पिक्चर यहाँ क्लिक करूंगा पहले से मेरे माइंड में बन गई है, उस लोकेशन को देखते ही क्या बन गई? पिक्चर मेरे माइंड में बन गई है, तो कंपोजिशन सब कुछ मेरे माइंड में फिक्स हो गया। मैंने तो क्लिक की इमेज देख ली अपने अंदर कि जब यहाँ सब्जेक्ट होगा मेरा तो ऐसी इमेज बनेगी, मैं उसमें खुश हो गया, वाह यार यहाँ तो शूट करेंगे अपन, यार बहुत प्यारी इमेज आएगी। होता है सबके साथ? कभी हुआ? होता होगा ना कि जैसे अपन जा रहे हैं कि रास्ते में एक झरना दिख जाता है कहीं जाते जाते, कि वाह यार झरने के पास में ऐसे खड़े होकर फोटो क्लिक कराऊंगा, कितनी मस्त फोटो आएगी। वो क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन में पिक्चर हमारे माइंड में पहले से बन गई उस जगह को देखकर। तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारा नॉलेज, हमारी क्रिएटिविटी डिसाइड करती है बस। तो इंप्रूव किसमें करना है? हमारे नॉलेज और हमारी क्रिएटिविटी में इंप्रूवमेंट लाना है। ठीक है, अब देखो वीडियोग्राफी में सबसे बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी में आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। अच्छा कैमरे से मतलब जिसकी आईएसओ सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, 6400 6400 से तो ज्यादा होनी, 6400 नंबर आईएसओ का है ना, 100 200 300 400 500 600 800, तो कम से कम मिनिमम कितना? 6400 तो आईएसओ सेंसिटिविटी होनी ही चाहिए कि 6400 तक मैं चला ही जाऊं, कम से कम बता रहा हूं। ठीक है, एक वाइड मतलब वाइड अपर्चर वाले लेंसेज होने चाहिए आपके पास। क्या होने चाहिए? वाइड अपर्चर, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी में क्रिएटिविटी करनी है ना, तो आप लेंस के साथ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और जो लेंस का चुनाव करे, मैंने एक चीज बताई थी कि उसमें अपर्चर के जितने ब्लेड्स बताए थे, है ना, नंबर ऑफ ब्लेड्स ज्यादा होना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो नंबर ऑफ ब्लेड्स वो ज्यादा होना चाहिए, ऐसे लेंस परचेस करना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम लेंस। क्या बोलते हैं? प्राइम लेंस या फिक्स लेंस, जो जूम इन आउट नहीं होते, जूम इन आउट नहीं होते, वो फिक्स एक फिक्स फोकल लेंथ के बने होते हैं। जैसे कि ये लेंस है मेरा, ये कितने एमएम का है? 24 to 70 एमएम का। इसका अपर्चर कितना है? वाइड अपर्चर 2.8। कहां तक जा सकता है ये? 2.8 तक, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, वहां तक का बना हुआ है, 2.8 तक का। और कितने एमएम का है? 2470। ये क्या है? मेरा जूम लेंस है। मैं इसको प्राइम लेंस नहीं बोल सकता, फिक्स लेंस नहीं बोलता। आई बात समझ में? तो जितना मैं इस लेंस को मैं जूम इन आउट करूंगा, जूम आउट करूंगा, जूम इन करूंगा, उसका इतना उस डेप्थ में परिवर्तन होगा। क्या होगा? डेप्थ में परिवर्तन होगा। उतनी ज्यादा जितना मैं जूम इन करूंगा उतनी डेप्थ ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो जितना जूम आउट करूंगा उतनी डेप्थ क्या होगी? कम होगी। तो लेकिन हमें सिनेमेटोग्राफी में इस चीज का ध्यान रखना है, तो हम क्या करेंगे? फिक्स लेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिक्स लेंस यूज करेंगे। सबसे मेन चीज प्राइम लेंस। ठीक है, वाइड अपर्चर वाले 1.4 1.2 1.8 2.0 2.8, मतलब 2 से नीचे ही, 2.8 से नीचे वाले ही, 2.8 से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, तो 2 से नीचे ही, मतलब वाइड अपर्चर चाहिए अपने को, तभी अच्छी लाइट कैप्चर कर पाएंगे। सिनेमेटोग्राफी में सबसे मेन खेल लाइट का होता है ना, अच्छी लाइट कैप्चर कर पाएंगे, अच्छी डेप्थ क्रिएट कर पाएंगे। मान लो कि मुझे सिर्फ इन भैया की इमेज, ये यहाँ एक आदमी यहाँ बैठा है और इनके साथ इतने सारे लोग बैठे हैं, तो इनको मैं एक फ्लोर पे इस कंपोजिशन में सिर्फ इन पे फोकस नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा जो अपर्चर है वो f4 है। f4 है मतलब वो बहुत शार्प देगा, इमेज कैसी देगा? शार्प, आसपास के लोगों को भी क्लियर दिखाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मेरे पास वाइड अपर्चर वाला लेंस है, तो मैं जिस सब्जेक्ट पे फोकस रखूंगा, जिस सब्जेक्ट को अपने सेंटर रखूंगा, जिस सेंटर रखूंगा, तो कैमरे को बताऊंगा कि मुझे इस पे फोकस चाहिए, तो उसी को फोकस देगा, बाकी सबको क्या कर देगा? ब्लर कर देगा। अगर मुझे इन सबकी भीड़ में सिर्फ उन्हें दिखाना है, तो मेरे लिए इजी है। किसके जरिए? मेरे प्राइम लेंस और वाइड अपर्चर के जरिए, क्योंकि मेरा अपर्चर जो क्या वाइड है, तो मुझे जितना जिसको ब्लर करना मैं कर सकता हूँ, उनको मेरे हाथ में कंट्रोल है उसका। आई बात समझ में? तो सबसे लेंसेज का चुनाव,
वाइड अपर्चर होना चाहिए और फिक्स लेंस होनी है ना, प्राइम लेंस होनी चाहिए 16 mm, 35 mm, 24 mm, 20 mm, 50 mm ऐसे। अब वो जरूरत के अपने जरूरत के हिसाब से कि हम किस टाइप का शूट कर रहे हैं, हमें कितनी फ्रेम चाहिए, हमारे फुटेज में हमें कितना एरिया दिखाना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे लेंसेज का चुनाव कैसा हो, कितने mm का हो। सारे लेंस हर टाइप की, मैंने बोला था ना, कल बताया था कि हर mm पर हर फोकल लेंथ का लेंस बना हुआ है, सब टाइप के फोकल लेंथ का लेंसेज बने हुए, लेकिन उनका यूज भी तो आना चाहिए। मैं लेके आ गया 85 mm, मैंने इन भैया के पास एक फोटो देखी थी, मेरे भैया कौन से लेंस है कि प्राइम लेंस है 85 mm 1.4, और मैं लेके आ गया। अब भैया उसका यूज ही नहीं पता मुझे, उसे यूज कहाँ करना है, उसका मुझे यूज ही नहीं पता, तो किसी काम का है क्या? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, किस टाइप की फोटोज, किस टाइप की वीडियो शूट करनी है, कितना एरिया कवर करना है, किस लेंथ पे करना है, कितनी कंपोजिशन रखनी है, किस टाइप का शूट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लेंसेज का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन मुझे यहीं खड़े होके, जैसे कि ये हॉल है, हाई बस ये हॉल है, अगर मैं इस हॉल में आप सब लोग बैठे हैं और मेरे पास पीछे जाने की जगह नहीं है, मेरे पास यहाँ से पीछे जाने की जगह नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ ही खड़े खड़े आप सबको दिखाना है, तो क्या मेरे इस 24 मेरा लास्ट क्या है mm 24 mm, इससे मैं नीचे नहीं जा सकता, ठीक है? तो क्या मैं इस 24 mm आपको सबको दिखा पा रहा हूं? नहीं दिखा पा रहा हूं। तो मुझे यहाँ किसकी जरूरत है? और वाइड एंगल लेंस की जरूरत है, कि एक ही जगह खड़े, मेरे पास एरिया नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों को एक ही फ्रेम में दिखाना है, यही खड़े खड़े दिखाना है, लेकिन इस लेंस से पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? और वाइड mm लूंगा, वाइड एंगल, और वाइड एंगल लेंस लूंगा। क्या लूंगा मैं? और वाइड एंगल, कि मेरा एरिया और वाइड कवर हो। तो मैं इससे क्या करूंगा? नीचे जाऊंगा, 20 पे जाऊंगा। तब अपने को ये दिमाग में रखना है, जब अपन काम करेंगे, जिस लेंसेज का यूज करेंगे, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा कि इतने इस एरिया को मुझे कैप्चर करने के लिए कितने mm लेंस की जरूरत पड़ेगी। कौन सा भी ब्रांड हो, हीरो होंडा हो, टीवीएस हो, कैसा भी हो, हमें पता है कि जब ढलान आएगी तो हमें गाड़ी को सेकंड गियर फर्स्ट गियर में डालना है, तब हम ढलान पे, सॉरी घाटी पे चढ़ पाएंगे। एक बाद में आपने किसी से पूछा क्या, लेकिन सीखने के टाइम आपने पूछा। तो इसी तरीके से जब लेंसेज का आप यूज करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको नीड पड़ेगी पूछने की कि कहाँ किस जगह का लेंस में यूज करूं, लेकिन जब आपको उसका प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा तो आपको कंपोजिट फ्रेम देखते हुए, साल में देखते कि हाल है, मेरा छोटा सा स्टेज है, मतलब ग्रुप भी आएंगे, लोग भी आएंगे, और मिस लेंस से उसको शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लेंस 24 mm का तो बस इतना ही एरिया कवर करेगा, अगर इससे ज्यादा होंगे तो नहीं कर पाएगा, और मेरे पास पीछे जाने की जगह भी नहीं, अगर जाऊंगा भी तो बीच में लोग है वो भी दिखेंगे। तो वहां फिर अपन क्या करेंगे? वाइड एंगल लेंस का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? वाइड एंगल। उसके बाद फिर जितना mm कम होगा उतना लेंस का एरिया ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा फ्रेम वो कैप्चर करेगा। जैसे कि 24 से इतनी कर रहा, 20 इतना एरिया कवर करेगा, 16 इतना करेगा, 13 इतना करेगा, है बस। अब तो 7 mm 8 mm के लेंस भी आते हैं जो यही खड़े खड़े इतना एरिया कवर करेंगे, आपके यही खड़े खड़े आप कितने पास से आपकी पूरी फोटो क्लिक कर सकता हूं। उनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ठीक है, ये बात यहाँ से समझ में, लेंसेज का समझ में आ गया। किसी के कहने पे नहीं आना कि भाई 35 mm ले, 40 mm ले, 50 mm ले, नहीं आना है। वो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस लेंस की जरूरत है। जैसे हमारे बैग में सारे लेंसेज अवेलेबल है, हर टाइप के लेंस मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमें उसका यूज पता है, हमें उनका यूज करना पता है कि हमें कैसे यूज करना है उनको। आए बात समझ में? हमें उनका यूज पता है क्योंकि हमारे साथ फोटोग्राफर है, हमारे साथ सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, हर टाइप की सिचुएशन बनेगी हमारे सामने। कई जगह ज्यादा ही मिलेगी, कई जगह अगर मान लो स्टेज इतना बड़ा है, बड़ा स्टेज है, तो मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल तो उसको शूट कर लिया। आई बस अब, लेकिन इनके कहने पे मैंने 13 mm लेंस तो ले लिया कि अगर जगह ज्यादा कवर करेगा ले ले भाई, तो मैंने ले लिया। अब लेकिन अगली वेडिंग में गया, वहां तो मेरा एंगेजमेंट छोटा सा स्टेज है, वहां पे क्या है मेरा छोटा सा स्टेज है, वही 4 लोग खड़े हैं उसके ऊपर। अब फ्रेम दिख रही भैया इतनी उस लेंस से, अब मैं क्या करूं उसका? इतनी बड़ी फ्रेम का मैं क्या करूं? इधर वो वेटर्स केटर्स घूम रहे, इधर वो कुर्सी वाला कुर्सी लेके जा रहा, उधर वो ठोका पीटी कर रहा, कोई उधर क्या कर रहा, वो सब दिख रहे उसमें, वो सब दिख रहा उसमें। अब मैं उस लेंस का वहां क्या करूं? मुझे वहां बस ये फ्रेम चाहिए, इतनी सी, इन दोनों लोगों को ही दिखाना है, इन सबसे मुझे क्या लेना था। लेकिन मैंने इन भैया के कहने पे, इनकी कैमरे में वो लेंस का रिजल्ट देखा था,
ये तो बहुत वाइड एरिया कैप्चर करता है, वो ले लिया मैंने। अब यहाँ गलती किसकी हुई? अपनी। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जहां भी जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो पहले उस चीज का प्रॉपर नॉलेज रखें, पूरा नॉलेज रहे, उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करें। आई बात समझ में? अब ऐसा कौन है जिसको मतलब जिसने फोटोग्राफी की शुरुआत ही करी, स्टार्टअप भी करा है? हाथ खड़े करो एक बार। जिन्हें सभी स्टार्टअप भी करा है, मतलब स्टार्टअप करने के लिए ये क्लास ज्वाइन करी कि मुझे करना ही है। आज के पहले कैमरा चलाया? चलाया। आपने चलाया? आपने भी चलाया। कौन सा कैमरा चलाया? सोनी का कौन सा मॉडल? अल्फा मॉडल कौन सा? मॉडल नहीं पता। आपने? कैनन का 1300D। गुड। आपने? आपने नहीं चलाया। आपने कौन सा कैमरा चलाया? कैनन का कौन सा मॉडल? 1300D चलाया। ठीक है, वो अब इतना तो पता है ना आपने कौन सा कैमरा चलाया। अब आपने कैमरे का नॉलेज तो होगा, आपको फ्रेम बनाना भी आती होगी। अब आपको क्या करना है? अपडेट। पहले किसको करना है? खुद को। खुद को अपडेट करने के लिए तो आपने समय दे दिया, आप अपडेट हो गए। हुए कि नहीं हुए? दिल से बताना। क्या जो आज बातें आपने यहाँ सीखी है, जो यहाँ से सुना है हम दोनों के जरिए, ये नॉलेज पहले आपने था? नहीं था ना। लेकिन अब ये नॉलेज आप किसी और को दे सकते हैं ना, किसी को बता सकते हैं, किसी कैमरे नहीं भैया ये तेरे एक्सपोजर सही नहीं है यार, लाइट ज्यादा है, कम कर इसको। कि तुझे कैसे पता चला? देख हिस्टोग्राम देख। मैं नहीं बोल रहा हिस्टोग्राम बोल रहा, तेरे कैमरे का हिस्टोग्राम वो खुद बता रहे, देख इसमें एक्सपोजर ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा, वो देख कि हाँ यार भैया सॉरी यार मैं कम कर लेता हूँ। ये तूने केल्विन ज्यादा रख रखा है, क्या बोलेंगे अपने टीम में? काम भाई केल्विन कम कर। क्यों बोल सकते हैं उसको अपन? क्योंकि अपन को उसका नॉलेज है। अगर है ही नहीं तो बोलेंगे क्या? पीली पिक्चर लाके दे दी, क्या करेंगे भैया ऐसी आई, क्या करूँ? उसको नॉलेज नहीं उस चीज का, लेकिन अपने को है तो अपन ने मैनेज कर लिया, तुरंत वही मैनेज कर दिया। अपने इसमें नॉलेज है तो इस नॉलेज को कहाँ बांटना है? अपने टीम मेंबर के साथ बांटना है। उससे क्या होगा? एक तो अपने टीम भी अपग्रेड हो जाएगी, है ना, उनको काम करना भी आ जाएगा और अपना नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो ये पता चल गया ना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा लेंसेज का सिलेक्शन करना है, लेंसेज का सिलेक्शन कैसे करना है, कंप्लीट। तो अपन एक सिनेमेटिक किट ले ली। मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से बात करता हूँ। मेरा जो कैमरा है, इस कैमरे की बॉडी की कीमत 3.5 लाख रुपए है, सिर्फ बॉडी की कीमत। मैंने डायरेक्ट 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा हुआ क्या? बिना लॉज के कर सकता हूँ कि इतना बड़ा इन्वेस्ट? इसके पहले भी मेरे पास कैमरे थे, 2 लाख वाला था, 1.5 लाख वाला था, लेकिन जो स्टार्ट करी थी हमने 1 लाख रुपए कैमरा खरीदा था, वो भी थोड़ा नॉलेज लेकर सीख के खरीदा था। उसके पहले मैं ऑपरेटिंग पे जाता था दूसरे के यहाँ वीडियो कैमरा चलाने के लिए। क्या करने के लिए? फोटो वीडियो चलाने के लिए जाता था। वो पंकज भी आए, उन्हीं के यहाँ आया था मैं, जब हमारी पहचान हुई थी ना, तो उन्होंने हायर करा था, काम पहले से करता था, उनको फोटो वीडियोग्राफर की जरूरत थी, तो किसी तीसरे बंदे के पास जरिए मैं उनके पास आया था, भैया 3 दिन का काम है, वीडियोग्राफी कर लो, मैंने वहां कर लूंगा। कैमरा मेरे पास कैमरा नहीं है भैया, लेकिन नॉलेज है, मैं कैमरा चलाना जानता हूँ। उनने मुझसे पूछा था आईएसओ आइरिस वगैरह पता है कि आईएसओ वगैरह वाइट बैलेंस के लिए? मुझे हाँ मुझे पता है, मैं बराबर आपको अच्छा काम करके दूंगा। मैंने काम करके दिया अच्छा। उन्हें उसके बाद फिर मुझे याद करा, फिर मैंने क्या करा कि यार लाइट भी आ गई, अपने को सब आ गया, ट्रेडिशनल वीडियो भी अच्छे से शूट कर रहे हैं, तो अपन क्यों ना खुद को अपग्रेड करें। उसके लिए फिर मैंने नॉलेज लिया किसका? सिनेमेटोग्राफी का। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे मुझे नहीं मिला है, इतना आसानी से नहीं मिला है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बैठे बैठे नॉलेज मिल गया सिनेमेटोग्राफी, मुझे इतनी आसानी से नहीं मिला है। बस बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत लोगों ने यूज भी करा है, अपने साथ भी ले गए कि चल मैं सिनेमेटोग्राफी सिखाऊंगा, अपना काम भी कराया उनको, मैंने बैठे बैठे पानी भी पिलाया, चाय भी लाके दी, सब कुछ करा उनके लिए, लेकिन मुझे नहीं सिखाया। क्योंकि सबके माइंडसेट ये होते हैं कि सीख गया तो मेरे से आगे निकल जाएगा, सीख गया तो मेरे से आगे निकल जाएगा। आई बात समझ? तो बहुत सारे माइंडसेट ऐसा होता है वो नहीं सिखाते। अब मैं क्या कि सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाया मुझे किससे सीखना चाहिए, तो वो मेरी गलती थी, मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं चुनाव नहीं कर पाया ना कि मुझे किस आदमी के साथ सीखना चाहिए। मैं घूम फिर के वापस पंकज भैया के पास आया कि पंकज मुझे सिनेमेटोग्राफी सीखना है, क्या करे? तो फिर मैं करो खुद को अपडेट करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो लोग जानने पहचानने वाले उनके साथ जाओ, उनके साथ काम करो, उनके साथ रहो, उनके असिस्टेंट बन के काम करो। अपने को सीखना है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा। तो हमने किया, और जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं सिनेमेटोग्राफी का मुझे नॉलेज हो गया है, अब मुझे जरूरत किसकी है? प्रैक्टिकल की। किसकी जरूरत है? नॉलेज क्या करना है, कैसे फ्रेम बनाना, कंपोजिशन, सब मेरे माइंड में आ गया, देख देख के सीख गया मैं। अब मुझे लाइट क्या रखनी है, लेंस कौन सा लेंस कब कहाँ यूज करना है, मैंने सब पूछ भैया आपने यहाँ लेंस बदला, क्यों बदला? कि भैया मैंने इसलिए चेंज करा, मुझे ऐसा शूट करना है, ऐसा करना है, ये करना है। ये सब नॉलेज मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है? प्रैक्टिकल की जरूरत है।
तो प्रैक्टिकल को कोई दूसरा कैमरा देगा भैया के ले ले, मेरे से कर ले। इतनी महंगी चीज आप मुझसे मांगोगे, अभी मुझे पता है कि आप सब फ्रेशर्स, आपको नॉलेज नहीं है, तो कोई मांगोगे तो मैं बिना रिस्क के आपको दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। तो फिर क्या, मुझे इन्वेस्ट करना था। क्या करना था? इन्वेस्ट। लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ इन्वेस्ट नहीं करा, मुझे क्या करना था? पहले प्रैक्टिकल करना था, अपने आप को खुद को जानना था कि एक चीज में कर सकता हूँ कि नहीं, जो मैंने सीखा है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने लेंसेज का, अपनी कैमरे बॉडी का चुनाव करा, है ना। उसके बाद फिर खरीदा, फिर प्रैक्टिकल करा, फिर सीखा, फिर मुझे विश्वास हुआ कि नहीं यार, जो मैं सीखा वो मैंने किया है यार, वो मैं कर सकता हूँ। आई बात समझ? फिर उससे मैंने अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करी, जितना अच्छे से अच्छा निकालना कोशिश करी उतना अच्छा रिजल्ट निकाला। उसके बाद फिर मैं खुद को और अपग्रेड करा, खुद को और अपग्रेड करा, खुद को और नॉलेज लिया और सीखा। फिर मैंने फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग, जिस जमाने में हम आगे बढ़ गए थे, जिस पीढ़ी में हम आगे चले गए थे, जिस टाइम पे चले गए थे, फिर उसकी जरूरत के हिसाब से जहां मैं खड़ा था, जो मैंने सीखा था, है ना, जो मेरे पास कैमरा इक्विपमेंट था, लेकिन वहां जहां मैं आ चुका था वहां उसकी जरूरत नहीं थी, वह रिजल्ट और भी अच्छा चाहिए होता था। तो फिर मैंने वहां जाके फिर कैमरे और लेंसेज का चुनाव किया। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है, डायरेक्ट यहां नहीं आना है। आज मेरे पास इतनी महंगी बॉडी क्योंकि मुझे इसका नॉलेज है, मुझे इस काम का नॉलेज है, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, तब मैंने वहां जाके इतना बड़ा इन्वेस्ट करा है। उससे ऐसा कमा सकता हूँ, रिटर्न निकाल सकता हूँ, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा उससे। मान लो कि अगर ये कैमरा 3.5 लाख रुपए का मैंने आपके हाथ में दे दिया और आपको किसी ने हायर कर लिया, आपने बोल दिया कि फार्मबाजी कर दी, यहाँ से नॉलेज ले लिया, प्रैक्टिकल क्या नहीं, कैमरा इन्वेस्ट कर दिया, मैं बोल दिया कि मेरे को सिनेमेटोग्राफी आती है, आपको किसी ने हायर कर लिया, तो क्या जो रिजल्ट मैं निकालता हूँ आप निकाल पाओगे क्या? कैमरा वही है, बॉडी वही है, लेंसेज सब कुछ वही है, निकाल पाओगे क्या? नहीं। यहाँ किसका गैप आ गया हम दोनों के बीच में? नॉलेज का। किसका गैप आ गया? नॉलेज और एक्सपीरियंस का गैप आ गया। तो ये चीजें सबसे पहले दूर करनी है, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। सिनेमेटोग्राफी में कहाँ तक पहुंचे अपन? लेंसेज का चुनाव भी कर लिया, कौन से लेंस कहाँ कैसे यूज करने हैं, ये तो जब हम कर सीखेंगे तब पता चलेगा। वाइड जो एरिया ज्यादा कवर करना हो तो वाइड एंगल लेंसेज का यूज करना है, और जब एरिया कम कवर ना हो तो टेली लेंसेज का यूज करना है। टेली मतलब क्लोज शॉट, टेली मतलब क्लोज फ्रेम बने। क्या ये चीज हमेशा याद रखना वीडियो में। फोटो में चलेगा, फोटो में कोई दिक्कत नहीं, शटर मैंने बताया ना, फोटो में तो आप 2003 शटर पे खींचो, लाइट के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना भी शटर बढ़ा सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं। अगर आपके पास लाइट बहुत ज्यादा है तो शटर बढ़ाओ, 2000, 4000, 6000, 8000 बढ़ाओ, अपर्चर मत बढ़ाओ। अपर्चर जितना वाइड है लेंस है ना आपका, जैसे मेरा 1.4 है तो मैंने 1.4 कर दिया, लेकिन लाइट बहुत ज्यादा है तो शटर बढ़ाओ, शटर बढ़ाओ, फोटो बहुत, जितनी शटर ज्यादा उतनी शार्प फोटो आएगी आपके पास, उतनी ज्यादा डिटेल कैप्चर करेगा। आई बात समझ में? जितनी देर तक कैमरे का सेंसर खुला रहेगा, शटर बड़े मतलब कैमरा सेंसर जितनी देर खुला रहेगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, उतनी ज्यादा डिटेल कैप्चर करेगा। तो शटर का कोई नो डाउट, बताया था ना, बढ़ा सकते, लेकिन वीडियो में शटर हम नहीं बढ़ा सकते। बढ़ तो जाती है लेकिन हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके रूल्स होते हैं। और शटर कौन डिसाइड करता है? हमारा एफपीएस। कौन डिसाइड करता है? एफपीएस, फ्रेम पर सेकेंड, और समझने के लिए फोटो पर सेकेंड। वीडियो में हमारा शटर कौन डिसाइड करता है? एफपीएस। जितना एफपीएस पे आप शूट कर रहे हो, जितना एफपीएस पे आप शूट कर रहे हो, शटर कितने होने चाहिए? हमारे एफपीएस की डबल। ये नोट करना हमेशा, शटर कितनी होनी चाहिए? हमेशा एफपीएस की डबल। अगर मैं 24 पे शूट कर रहा हूँ, 24 फ्रेम पर, तो शटर कितनी होनी चाहिए? 50। 48 तो नहीं होती है, 50 होती है। हाइब्रिड जो नए कैमरे से 48 भी होती है, लेकिन 50। अगर 50 एफपीएस पे शूट कर रहा हूँ, शटर कितनी होनी चाहिए? 100। 60 पे कर रहा हूँ तो 120, और 25 पे कर रहा हूँ तो 50, और 30 पे कर रहा हूँ तो 62। ये ध्यान रख लो कि इंटू 2 करना है हमारी एफपीएस का। हमें क्या करना है? इंटू 2। जितना एफपीएस उसका डबल शटर, इंटू 2 कर दो। 25 का 50, 50 का 100, 60 का 120। ये रूल दिमाग में बिठा ही लेना। अगर आपने इसके साथ कोई खिलवाड़ करा तो जो मोशन आप पिक्चर्स में चाहते हो, जो एफपीएस आपने सिलेक्ट करा है, क्या सोच के करा है? मुझे इस पिक्चर में इतना ही मोशन चाहिए, वो उसका कॉम्बिनेशन कौन बिगाड़ देगा? आपका शटर, वो भी खराब कर देगा। आई बात समझ में? अगर मैंने 50 एफपीएस पे डाल रखा है और मेरी शटर भी 60, 70, 80, 90 है, तो हमारी पिक्चर कैसी दिखेगी? जर्की दिखेगी। मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ मेरी शेडो भी चलती हुई दिखेगी, मतलब मैं ऐसे ले रहा था वो दिखूंगा। जैसे पानी वाली इमेज बताई थी ना, वो फोटो में क्रिएटिव लग रही थी, अगर वो वीडियो में चलेगी तो कैसी लगेगी? आई बात समझ में? हाँ, कुछ शॉट होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं ऐसे,
जैसे मॉइस्चर मैंने बोला था ना, जैसे वो शॉट क्रिएट करा था अपन ने, है ना, कम शटर पे। अगर किस क्रिएट करना हो तो वो बात अलग होती है, लेकिन हमें रेगुलर शूट में हमेशा शटर का ध्यान रखना है। आई बात समझ में कि शटर कितनी होनी चाहिए? जोर से बोलेंगे, शटर कितनी होनी चाहिए? जोर से 100। शटर कितनी होनी चाहिए? एफपीएस की डबल, हमेशा याद रखना। और एफपीएस आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप शूट क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी की ओरिजिनल वॉइस, जैसे कि अभी मैं, हमारे कैमरे 30 एफपीएस पे चल रहे हैं, वो जो दोनों कैमरे ना वो 30 एफपीएस पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारी आंखें दिख रही है वो दिखाना है, रियल मोशन दिखाना है। मेरे हाथ किसी, जैसे हम, मेरे हाथ दिख रहे हैं, दिख रहे क्या आपको? बिल्कुल स्मूथ दिख रहे नहीं दिख रहे ना, हल्का से मोशन दिख रहा ना, हाथ का आता जाता दिख रहा ना मोशन, देखना मेरे हाथ को, देख बिल्कुल स्मूथ दिखा है क्या? स्मूथ नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल स्मूथ। देखो ऐसा लग रहा है ना, हल्का देखो, हाथ सिर्फ हाथ पे फोकस रखो, एक हल्का शेक से हल्का दिख रहा है ना, मोशन दिख रहा है ना हाथ का। इस मोशन को कैप्चर करने के लिए हमें हमारे कैमरे को 30 एफपीएस पे डाला है, ताकि ये जो रियल टाइम मोशन है ये हम कैप्चर कर सके। और शटर को हमने 60 पे कर रखा। आई बात समझ में? एफपीएस का रूल समझ में आ गया? जितना भी एफपीएस रखो उसकी डबल हमें। अगर आपको पता है कि मुझे कोई शॉट अभी डिजाइन ले लेता हूँ, बहुत सारे कैमरे में स्लो मोशन नहीं होता, बहुत सारे आपके सारे जो नए हाइब्रिड कैमरे सब में स्लो मोशन होता है ना, तो आप ऐसा डिसाइड कर नहीं, आ रहे मेरे कैमरे में स्लो मोशन नहीं होता, लेकिन इस शॉट्स को मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में बाद में जाके स्लो मोशन करना है, इस टाइम में रिकमेंड करूंगा 50 to 60 शटर स्पीड ही रखें। अगर वो रखोगे तो आप एक स्मूथ स्लो मोशन आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्मूथ सा स्लो मोशन। नहीं तो ऐसा भी स्लो मोशन होता है ना, जर्की वाला, वो सीन आपके साथ क्रिएट नहीं होगा। वो किसकी वजह से नहीं होगा? आपकी शटर और अपर्चर के, सॉरी, शटर और एफपीएस के कॉम्बिनेशन से। अगर ये रूल आपको पता है तो ऐसी सिचुएशन आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? दो चीजें समझ में आ गई। अपर्चर तो रूल, अपर्चर का रूल तो पता ही है, क्या करना है क्या नहीं। लाइट और डेप्थ को कंट्रोल करता है, सारी चीजें वही सेम, आईएसओ वगैरह सब फोटो वीडियो में दो में सेम अप्लाई होते हैं। बस वीडियो में क्या आ जाता है? एफपीएस आ जाता है। क्या चीज आ जाती है? एफपीएस आ जाता है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एफपीएस। हम वेडिंग शूट करते हैं ना, तो हमें 50 और 60 एफपीएस पे ही करना चाहिए। अगर 50 है तो शटर स्पीड कितनी होना चाहिए? 100। आए बस समझ में? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको, जिनको एफपीएस और शटर का नॉलेज नहीं होता है ना, उनके साथ क्या होता है वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए, और ज्यादातर नाइट में। कब? नाइट में एक सीन बन करता है सबके साथ। अगर देखा हो तो आपकी वीडियो फुटेज में लाइट ब्लिंक करती हुई दिखती है, चम 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 दिखती है ना, जब कैमरा रखते हैं हम तो वीडियो शूट करते हैं, है ना, डीएसएलआर से, तो वो क्या लाइट ब्लिंक करती हुई दिखती है। उसको कैसे फ्रीज करें, वो भी कौन डिसाइड करेगा? हमारे एफपीएस और शटर। कौन डिसाइड करेगा? उसको भी फ्रीज कौन करेगा? हमारा एफपीएस और शटर। तो देखो, हम सबसे इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारी जो लाइट्स है ये कितनी गीगाहर्ट्ज की है। जो हर्ट्ज हमारे लाइट्स में घर में आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कितने गीगाहर्ट्ज की है तो बताएगा। हर बिल पे लिखा होता है, और बिल देखा हो लाइट का तो। और ये क्वेश्चन हटके नहीं है, जो लाइट्स का जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये एफपीएस और शटर से रिलेटेड है। अगर इसका नॉलेज नहीं है ना आपको कि कितना हर्ट्ज क्या आ रही है, तो आप लाइट को फ्रीज नहीं कर सकते। और मुझे पता है कि सबको, मतलब जो हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में जो घरों में जो लाइट सप्लाई होती है वो 50 to 60 गीगाहर्ट्ज की होती है। मैक्सिमम 50 गीगाहर्ट्ज की सप्लाई होती है ना। 50 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में वो लाइट कितनी बार आके जा रही है। लाइट कभी भी यूं नहीं चलती है कंप्लीट, जैसे बस जा रही है तो बस जा रही जाती है ना, एक ही वे में ट्रेन जा ही रही है। लाइट कभी ऐसे नहीं जाती है। लाइट क्या करती है? आती जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जब हाथ लगाते हैं अपन, झटका किस किस को लगा? करंट का लगा है ना, तो कैसा महसूस होता है? झंझन होता है ना, जनन जैसे, ऐसे करके वाइब्रेशन ही महसूस होता है, जोर से झटका। क्यों? क्योंकि वो लाइट इतनी फास्ट जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेट कर, मतलब आ रही जा रही है, क्या कर रही है वो? आ रही जा रही है, लेकिन इतनी फास्ट आ रही जा रही है कि हमें ऐसा लगता है लाइट आ रही। अब जैसे कि बल्ब है, ये स्टिल नहीं चल रहे, कोई भी बल्ब स्टिल नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं चल रहा है, ये बर्न चालू हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक क्या कर रहा है? ये ब्लिंक, क्योंकि लाइट आती जाएगी ना, ये ब्लिंक कर रहा है। कंटिन्यू चलेगा ना तो इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइफ कम हो जाएगी। बल्ब की लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए बार बार बंद चालू होता है, इसकी लाइफ भी बनी रहती है ना। इलेक्ट्रिसिटी काम ही आना जाना करती रहती है।
तो लाइट भी क्या होती है, बहुत बार देखते हैं ट्यूब लाइट पुरानी हो जाती है तो ब्लिंक करने लग जाती है, वो देखा है ना, जैसे लाइट भी ब्लिंक करती रहती है, कंटिन्यू करती है, लेकिन हम इतनी फास्ट कर रही है कि हमारी नॉर्मल आंखें इसको कैप्चर नहीं कर पा रही, हमारी आंखें इसको कैप्चर नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हमारी आंखों की शटर स्पीड कितनी 100, कितनी है 100। हम हमारे इस लाइट को एक ही शटर काउंट है, शटर काउंट एक ही है जिस पर हम इसको फ्रीज कर सकते हैं, वो कितना है 100। 100 से कम हुआ तो भी लाइट ब्लिंक करेगी, 100 से ज़्यादा गए तो भी लाइट ब्लिंक करेगी। अगर वेडिंग में अपन काम कर रहे हैं, सिनेमेटिक कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं डीएसएलआर कैमरों से, तो हमें हमारी शटर कितनी रखनी होगी 100, और 100 के अकॉर्डिंग एफपीएस देखे तो कितना चाहिए, आगे बात 50 पे, घूम फिर पे आगे 50 पे, बात वहीं आगे ना 50 पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है इसको फ्रीज करने के लिए हमें शटर कितनी चाहिए 100। अब इसके साथ कोई गेम नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, अगर करोगे तो पिक्चर्स में क्या दिखेंगे, फ्लिकर्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, फ्लिकर्स, लाइट ऐसे ब्लिंक करती दिखेगी, बैकग्राउंड अच्छी लगेगी। अब जैसे मैं लाइट को देख रहा हूँ स्टिल अच्छी लग रही है मेरी आंखों को देखने में, अब मैं इनके सामने पीछे अगर वो लाइट ब्लिंक करेगी तो मुझे क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, मेरे माइंड को डाइवर्ट करेगी, एक जगह फोकस नहीं रहेगा, वो लाइट के क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होता रहेगा, डाइवर्ट होता रहेगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैमरे की शटर को 100 पर रखना होगा, और एफपीएस कितना रखना होगा 50। अगर 60 रख के 100 करेंगे तो भी सीन बनेगा, लेकिन ब्लिंकिंग वाला सीन खत्म हो जाएगा, लेकिन रियल टाइम मोशन जो 50 एफपीएस पे जाते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसका मैं प्रैक्टिकल का दिखाऊं आपको एक छोटा सा। चलो प्रैक्टिकल क्लास अपन ने कल रखी है ना, तो कल ही करेंगे, है ना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कल ये सारी चीज़ आप नोट कर ली ना आपने, ये सब कुछ अपन लाइट ब्लिंक वाला सीन, ये वाले सीन सब कल अपन प्रैक्टिकल करें। कल की क्लास को मिस मत करना, नहीं तो जितना सीखा है वो कितने दिन याद रख लोगे आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सुना ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है, देखा हमेशा। अब जब हम न्यूज़पेपर मतलब किस चीज़ को अपन पढ़ते हैं, जिस टीवी देखते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं तो हमें याद रहती है। अगर कहीं जा रहे हैं, जाते जाते कोई न्यूज़ सुन भी ली तो हमें याद नहीं रहती, ज़्यादा टाइम तक याद रखती ही रहती है, कुछ सुनी हुई बातें नहीं होती ना, लेकिन देखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती है। तो कल हमारा देखने का दिन है, कल क्या क्लास है हमारी प्रैक्टिकल, कल उसमें हमें आपको सिखाऊंगा फोटोग्राफी, जो रूल्स बताए थे, शटर एक्सपोजर को, शटर अपर्चर आईएसओ कैसे मैनेज करते हैं, सुना थे कैसे ऐसे मैनेज करते हैं शटर अपर्चर और आईएसओ थे, वो मैनेज करके देखेंगे। हिस्टोग्राम का बराबर यूज देखेंगे, क्या हमें मैंने कहा वो सही बात है कि नहीं, प्रॉपर गाइड करता भी कि नहीं करता है, वो सीखेंगे। लाइट को कंट्रोल करना सीखेंगे, केल्विन सीखेंगे कि प्रॉपर केल्विन क्या होता है, कैसे प्रॉपर सेट करते हैं। आज तो ऐसे बोल के बताया, छोटा सा प्रैक्टिकल दिया, उसके बाद वीडियोग्राफी में शिफ्ट होंगे, सिनेमेटोग्राफी में। तब बात समझ कि कितना एफपीएस के मतलब समझाऊँ लाइव कैमरा दिखा के, पहले देखो मैं 30 पे शूट करा तो ये पिक सीन बना, 24 पे शूट करा तो ये सीन बना, 50 पे करा तो ये सीन बना। 100 शटर जो लाइट का 50 गीगाहर्ट्ज वाला सीन है, अगर जो प्रैक्टिकल करेंगे कि रियल में, सब मैं बोल रहा हूँ झूठ तो नहीं बोल रहे, रियल में ऐसा होता भी है कि नहीं होता, अगर होता है तो कैसे फ्रीज करें। फिर उसके बाद अपन मॉडल तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, उसके कुछ शॉट्स लेंगे जिसमें आपको क्या समझ में आएगा, लाइट कितनी रखनी, कलर कैसा रखना, कंपोजिशन कितनी रखनी, मतलब फ्रेम कितनी रखनी, कैसे मैनेज करना, ये सब चीज़ें, कैसे शॉट डिज़ाइन करना कि किस शॉट को मैं कहाँ से लूँगा तो अच्छा लगेगा। ये चीज़ें तो शॉट डिज़ाइन है ना, ये अपने माइंड का खेल है। कि जैसे मैंने इनकी कोई वीडियो देखी, आपकी कोई इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी, वीडियो देखी, उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे शॉट डिज़ाइन कर रखे, वो कैसे कर रखे, वो इनकी लोकेशन ऐसी थी, ऐसी जगह थी, क्या आउटडोर की लोकेशन है, क्या वही शॉट मैं इंडोर में डिज़ाइन कर पाऊंगा, ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ के अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, अपना नॉलेज लगा के वो शॉट डिज़ाइन करने पड़ेंगे। है बस, हाँ कॉपी कर सकते हैं किसी हद, इस चीज़ को अपन कॉपी कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन नहीं। अगर आउटडोर का शूट है, मैं प्री वेडिंग पे गया, इनकी मैंने प्री वेडिंग देखी है, मेरे पास वाइड लोकेशन है, मैं कॉपी कर सकता हूँ, जैसा इन्हें शूट करा मैं शूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोकेशन है वही सेम वाइड लोकेशन ही बाहर की, इन्हें बाहर शूट करा था पहाड़ों में, मैं मेरे क्लाइंट को पहाड़ों में लेके आया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और एक बहुत अच्छा तरीका भी है सीखने का, सीखने के अच्छे प्रोफेशनल लोगों को, फोटोग्राफर्स को फॉलो करो, उनकी रील्स देखो, तो उससे क्या देखने को मिलेगा आपको, लाइटिंग समझ में आएगी, कलर समझ में आएंगे, कौन से फुटेज में कौन से कलर होने चाहिए, फोटो में कैसे कलर्स होने चाहिए ये समझ में आएगा, कैसे कंपोजिशन रखना होती है ये समझ में आएगा। किसी के देखने से अपन छोटे थोड़ी हो रहे, देख तो रही है ना, तो उससे सीखो ना, देखते देखते क्या करना है, अब हमें सीखना है।
देख तो लेते हैं, वाह कितनी अच्छी वीडियो लग रही है, लेकिन क्यों, ध्यान दिया क्यों लग रही है? एक वीडियो दिखाता हूँ, चलो मैं एक इंडोर की शूट बताता हूँ मैं वीडियो आपको। फिर एक आउटडोर की दिखाऊंगा। अच्छी लगी वीडियो देखने में? सर ईमानदारी से अच्छी लगी? अब इसमें क्या था, सबसे मेन चीज लाइट परफेक्ट थी। अगर इसमें लाइट ज़्यादा होती तो आपको देखने में मज़ा आता, नहीं आता। चेहरा सफ़ेद दिख रहा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए, ऐसा होता। काली काली दिखती अच्छा लगता, पीली पीली दिखती अच्छा लगता, नीली दिखती अच्छा लगता। तो ये सब क्या है, प्रॉपर एक्सपोज पिक्चर है, वीडियो है, प्रॉपर कलर्स वाली वीडियो है। हाँ, कलर कहीं के 19-20 हो सकता है, सबका कलर्स का नॉलेज सबका अलग होता है, किसको कैसे कलर्स पसंद होते हैं, किसको कैसे कलर्स पसंद होते हैं, वो अपना नॉलेज है ना। सबको अलग अलग कलर्स, किसी को फ्लैट कलर पसंद होते हैं, किसी को सेचुरेटेड कलर पसंद होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाल लाल, मतलब हरियाली दिखे, ऐसा ऐसा है ना, सबके अलग अलग पसंद होती है। मेरी यह चॉइस है, मुझे फ्लैट कलर पसंद है, तो मैंने इसमें फ्लैट कलर डाले, ठीक है। तो और सबसे मेन चीज़, अब देखो मैं अभी अपने डेप्थ की बात करी थी है ना, बैकग्राउंड ब्लर की, हर चीज में है बैकग्राउंड ब्लर सब में, लेकिन कितना है, जितना मैं चाहता हूँ। मेरा इसमें 3 लेंसेज का यूज करा है मैंने। कितने लेंसेज का यूज करा है? क्लोज शॉट लेने के लिए अलग लेंस के क्लोज शॉट है, क्लोज लेने के लिए अलग लेंस का यूज करा है, वाइड शॉट के लिए अलग लेंस यूज करा है, क्योंकि मुझे लेंस का प्रॉपर नॉलेज है कि मुझे किस लेंस का कहाँ यूज करना है। अब एक स्ट्रीम क्लोज शॉट है, क्या है? एक स्ट्रीम क्लोज शॉट अभी देखा था ना आपने, ये देखो, ये क्या है? स्ट्रीम क्लोज शॉट, बहुत ज्यादा क्लोज से लिया हुआ है ना। वो दिक्कत आती है। अच्छा, वो कोऑर्डिनेट नहीं, वो अपनी पर्सनल समस्या हो गई, अपन सामने वाले के साथ क्या कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, है ना। बात यही आके आ रही कि वो उनके पास लाइट है, अपने पास लाइट नहीं है। तो देखो, एक क्लाइंट का एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मैं एक दुकान लेके बैठा हूँ, छोटी सी घुमटी है, मेरे पास ना कोई तामझाम है, ना कोई डेकोरेशन है, कुछ नहीं है। और एक मेरे पास वाली दुकान है, जिसकी अच्छी दुकान है, सारा डेकोरेशन अच्छा करा। तो क्लाइंट, कोई भी कस्टमर जाएगा तो पहले वो बड़ी दुकान पे नजर जाएगी, क्योंकि वो दिखने में अच्छी है, तो उसको क्या ट्रस्ट बिल हो जाएगा, दिखने में अच्छी है, दुकान भी बढ़िया, तो यहाँ चीजें भी अच्छी मिलती होगी, ये उसके माइंड में सेट हो गया। जैसे आप भी फोटोग्राफर, मैं भी फोटोग्राफ, लड़की की तरफ से मैं लड़की की तरफ, मेरे पास गैजेट्स अच्छे हैं, कैमरा अच्छे हैं, है ना, मेरे पास लाइटिंग बहुत सारी है। मैंने, आप शूट हो रहे, जब ये अकेले खड़े हैं, आप अकेले हो, आपके
साथ फोटो कैमरा लेके, लेकिन मेरे साथ 3 जनों की टीम है जो एक लाइट पकड़ रही है, एक बैक से लाइट दे रही है, एक फोटो क्लिक कर रहा है, तो क्लाइंट किसको जाके इंप्रेस होगा? ऑब्वियसली मुझे, क्योंकि वो क्या हो गया, वो मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार ये इसके पास इतने सारे गैजेट्स और टीम लेके आए, काम भी अच्छा करेगा। ओके, वो ऐसा इशू होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, आप फोटोग्राफर हो, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, तो हम दोनों को कोऑर्डिनेट करके काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि देख उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, वो हम पर ही डिपेंड करता है कि हम काम कैसे करना है। कई बार ऐसे फोटोग्राफर हमें ऐसा मिलता है जिसे हम हमारे पास गैजेट्स कम है, कैमरा है ना, कैमरा छोटा है, तो हमें क्या वो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, तो वहां हमें अनकॉन्फिडेंस नहीं होना, हमें लो फील नहीं करना है उनके सामने। सबसे मेन चीज, अगर लो फील करा तो क्लाइंट भी हमें क्या समझेगा, कमजोर समझेगा भाई, बस फिर वो क्लाइंट आप में गलतियां निकलना चालू कर देगा आपके काम में। तो हमें क्लाइंट के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेना है, भैया आपका हो गया, अब मैं लूंगा, जरूरी नहीं उनके साथ लो, एक फोटो में ब्लैक क्लिक कर ली, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको मना नहीं बोलेगा मैं तुझे क्लिक नहीं करनी, बोलेगा कि नहीं मना बोलेगा, लेकिन वहां फिर आपको बोलना पड़ेगा, आगे रह के जाना पड़ेगा कि आपका हो गया भैया। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो, अगर 1 बाय 1 आप दोनों शूट कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं आ रही है ना। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको ऑब्वियसली आगे रह के बोलना, भैया आपके पास कैमरा छोटा, तो वो छोटा महसूस नहीं करना, मैं मेरे लेवल का फोटोग्राफर हूँ भैया, मैंने स्टार्टअप करा, एक दिन मैं भी आपके आगे, मैंने स्टार्टअप करा है, एक दिन मैं भी आपसे आगे जाऊंगा, है ना। हमने काम लिया, अपनी जिम्मेदारी से लिया है, तो हमें क्लाइंट को डाटा और रिजल्ट देना है। तो किसी फोटोग्राफर की वजह से हम अपने क्लाइंट का काम नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये बात अपन क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई फोटोग्राफर ऐसा करा इसलिए मैं फोटो नहीं खींच पाया, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, पैसे तो हमने आपको दिए थे ना, वो आपकी समस्या थी, आप बोलते मुझे क्या समस्या है, आपने बोला ही नहीं, फोटो भी क्लिक नहीं करा, उन्होंने तो अच्छा क्लिक किया, आपने क्यों नहीं क्लिक करा, तो वो समस्या वहां जाके, तो उसको खुद से निपटना है, खुद की समझदारी से निपटना है हमें। अब मैं ऐसा बोल दूं आपको कि नहीं, अगर ऐसा होगा जाके चांटा मार देना, ऐसा कर सकते हैं अपन क्या, नहीं कर सकते। वो हमें खुद की समझदारी से काम लेना है, पहले उससे कोऑर्डिनेट करो, उससे समझाओ कि भैया 1 बाय 1 दोनों का हाथ में काम करेंगे, आपको चलेगा, ऐसे चलेगा, वो बोलेगा नहीं चलेगा, वैसे बोल देगा नहीं भैया मैं मेरे हिसाब से करूँगा, जैसा मुझे करना मैं वैसा करूँगा, तो भैया आप मुझे टाइम दोगे, वो बोलेगा कि हम दोनों साथ में कपल का शूट करेंगे, आप मुझे टाइम दोगे, वो बोलेगा नहीं दूंगा, अगर मान लो कुछ समझ गया नहीं दूंगा, तो फिर आपको अपनी पावर दिखाना है, फिर वहाँ बात ऐसी हो जाती है। शायद ये बातें मुझे क्लास में नहीं करनी चाहिए, बट ठीक, वो फिर अपना कोऑर्डिनेशन है, हमें क्या कैसे मैनेज करना है। बाकी कोशिश करो, देखो प्यार से तो यार जंग जीती जा सकती है, प्यार से सब कुछ पॉसिबल है ना। कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से बात कर, तो वो भी कन्विंस हो ही जाएगा। कोई बहुत बहुत कम होते हैं, आजकल नहीं होते जो छोटे मोटे, मतलब जो ऐसे जो इस काम को काम नहीं समझ के करते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो इस काम को काम समझ के नहीं करते हैं ना, वो बस एंजॉयमेंट के शौकियाना तौर पे करते हैं, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। जिसको काम समझ के, काम बिजनेस समझ के काम करता है, जिसको इस लाइन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, वो ऐसी हरकत नहीं करता। तो हमें उन लोगों को फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए हमारे काम पर, हमें रिजल्ट कैसे देना है। अरे बात, शादी में बहुत सारे मामा फूफा चाचा भी होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको फोकस करते हैं क्या, नहीं करते, क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट देना होता है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारे रिजल्ट पर। ठीक है, कुछ छोटी मोटी अड़चने आती तो कैसे मैनेज करना है वो हम पर डिपेंड करता है, तो हम बातचीत करके उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन, जो वेडिंग कर चुका है, किस किस ने वेडिंग कर चुके हैं, वेडिंग में फोटोग्राफी कौन कौन कर चुका है अभी तक, आप लोग कर चुके हैं। जैसे हमारे साथ इशू नहीं होते, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम दोनों के काम एक साथ हम ही करते हैं, जब डील होती है तो वो ऐसा ही होता है।